इंशाल्लाह डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और सैम्पलिंग तक पहुंचेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे। जैसे मैंने सेक्शन बी को जहां तक पहुंचा दिया, तो कोशिश करूंगा स्लाइड नंबर 16 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि इस क्लास को मैंने 16 तक पहुंचा दिया है, नहीं 15 तक, 16 अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड शो। ओके, वीक नंबर 12 में हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो तो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। यानी टाइम डोमेन में हमारे पास जो सिग्नल है वो है डिस्क्रीट और वो है पीरियोडिक सिग्नल। तो लेकिन उससे पहले एक काम जो रह गया था वो था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। बिलीव मी, तमाम प्रॉपर्टीज जो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की थी वही सारी एप्लीकेबल है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पर भी। जो कंटिन्यूअस के लिए थी वही डिस्क्रीट के लिए भी है, लेकिन उसका एडवांटेज हम लोग यहाँ उठाने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जो आपको हेडिंग नजर आ रही है, यानी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ऑब्वियसली बड़े ब्रैकेट से लिखा है तो ये डिस्क्रीट है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। जिन लोगों ने अब तक हमारी डिजिटल से डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्लास नहीं ली है, तो मैं अर्ज कर दूं कि जब हमारे पास सिग्नल डिस्क्रीट होता है टाइम डोमेन में, तो हम लोग उसको एक्स ऑफ जे ओमेगा नहीं लिखते। टाइम डोमेन में सिग्नल का नोटेशन अगर हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, एक्स है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको कैपिटल कर देते हैं, और छोटे ब्रैकेट से लिखने का मतलब है कि सिग्नल का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, सिर्फ जे ओमेगा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखते थे, तो थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, तो हमने उसको कर दिया ई की पावर जे ओमेगा। और वो जो हम कहते हैं ना बट साहब, बट ये कि ई जहाँ भी इन्वॉल्व होता है तो इसको हम लोग फिर एक्स उससे खोलते हैं, ईलर्स आइडेंटिटी से, और ई की पावर जे ओमेगा को जब इक्विवेलेंटली हम लोग खोलेंगे तो ये बनेगा कोसाइन जे ओमेगा, कोसाइन ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। और हमें पता है ये दोनों, कोसाइन भी और साइन भी, ये दोनों पीरियोडिक हैं। तो होता यह है कि किसी भी सिग्नल जो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट हो, उसका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक होता है, क्योंकि कोसाइन भी पीरियोडिक है और साइन भी पीरियोडिक है, जो इसके अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, ये तो एक फंक्शन हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा टाइम डोमेन फंक्शन है एच ऑफ एन, उसका भी स्पेक्ट्रम हमारे पास है, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर भाई साहब आप टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन फरमा रहे हैं इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान, तो बजाय इसके कि आप कॉन्वोल्यूशन करें टाइम डोमेन में, आप इन दोनों सिग्नल्स के स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो कहाँ तो टाइम डोमेन में ये मनहूस सा प्रोसेस कॉन्वोल्यूशन, अब तो नफरत सी हो गई है इस कॉन्वोल्यूशन से, इतना मैंने, खैर। तो अगर टाइम डोमेन में आप कॉन्वोल्यूशन फरमा रहे हैं तो नहीं करें, टाइम डोमेन में इन दोनों के स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई कर लें। ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। कॉन्वोल्यूशन इन फ्री टाइम डोमेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट का स्पेक्ट्रम मिलेगा। कोई बात नहीं, CTFT में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि हमने दोनों स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई किया था, और फिर IFT यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, हम टाइम डोमेन में वापस ले गए थे आउटपुट को। ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो एक ही पेज पर पूरा सवाल देखिए हल होने जा रहा है। यहाँ से अब हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है धड़म से, ये फाइंड द आउटपुट ऑफ डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये एच ऑफ एन डिस्क्रीट है, एच ऑफ एन गिवन है, 3 सैंपल्स हैं, ये ओरिजिन पर, इसके नीचे एरो है तो ये ओरिजिन पर है। फॉर एन इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन भी दिया हुआ है, ये ओरिजिन पर है, तो ये लोकेशन -1 पर है, ये लोकेशन -2 पर है, एंड सो ऑन। लेकिन जो शर्त लगाई है भाई वो ये है, यूज DTFT एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब आप सोचेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज? तो भाई हमने DTFT की यही एक प्रॉपर्टी पढ़नी थी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, CTFT वाली हैं। तो हम DTFT की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आउटपुट निकालनी है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, इनपुट पता है, तो हम तो कॉन्वोल्यूशन पे मजबूर हैं। सिग्नल दोनों टाइम डोमेन है, ये भी टाइम डोमेन है, ये भी टाइम डोमेन है, तो हमें निकालनी पड़ेगी जनाब कॉन्वोल्यूशन। लेकिन
कॉन्वोल्यूशन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इस्तेमाल DTFT की ये वाली प्रॉपर्टी जो कहती है टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करने के बजाय आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, तो फ़ौरन बता दें, एक जुमला, एक छोटा सा जुमला यहाँ लिख दें कि फ्रॉम दी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव, क्या टाइम डोमेन में कॉन्वॉल्व करेंगे तो हमें वाई ऑफ एन मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा आउटपुट का। इतनी सी बात है। अब आओ सोचिए कि ई की पावर जी ओमेगा कैसे मिलेगा, आई मीन एक्स ऑफ ई की पावर जी ओमेगा कैसे मिलेगा। तो ये रहा इनपुट शरीफ, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल डिस्क्रीट है और नॉन पीरियोडिक है, इसलिए ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। पीरियोडिक होता तो फोरियर सीरीज निकालते, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद हम कंटिन्यू डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पर ही जाएंगे। सिमिलरली एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा कैसे मिलेगा, इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो आइए वन बाय, अच्छा ये वो दो वैल्यूज हैं, ये वो एच ऑफ एन है, ये वो इनपुट सिग्नल है जिसको हम लोग पहले जब हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म की थी इसी कोर्स में ही, उस वक्त हमने इन दोनों को इस्तेमाल किया था, ग्राफिकल मेथड से आउटपुट निकाली थी, ये आया था जवाब जो येलो कलर से आपको नज़र आ रहा है आंसर। तो हम वेरीफाई करेंगे क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके जो आंसर आएगा वो यही आएगा, पक्का पक्का यही आएगा। तो अभी वेरीफाई हो जाता है। तो पहला काम, एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, एक स्टेप मैंने सिर्फ स्किप किया है और वो है एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा का फार्मूला। वो जो समेशन वाला फार्मूला होता है ना, समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, सॉरी एच ऑफ एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, वो वाला फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, उसको डायरेक्ट अप्लाई किया, उसको खोला है इसके मुताबिक। अच्छा अब सोचो, लिमिट है कहाँ से, जीरो से लेकर के ओनली टू तक, तो एच ऑफ जीरो इंटू ई की पावर माइनस जे एन की वैल्यू इस वक्त जीरो है। फिर एच ऑफ वन ई की पावर, ये देखो लोकेशन नज़र आ रही है मैं, ई की पावर माइनस जे वन ओमेगा। इसी तरह एच ऑफ टू ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। और ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट है इसको हटा लें और ये सिंप्लीफाई होकर हो जाता है वन प्लस, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, तुम लोग बैठे हुए वहाँ पर, तो अगर मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो तो। कितने लोग हो, दो हो ना, तो ऐसा कर लो कि मोबाइल से लॉगिन कर लो। मैं गया था तो वो पीसी वीसी शायद नहीं था उस वक्त, तो मोबाइल से लॉगिन कर लो बेटा। अब ये दो बच्चे आए हैं हमारे, देखो कह रहे हैं कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, मैं तो अपने रूम में हूँ, मैं उस वक्त गया था थोड़ी देर पहले रूम में, तो वो पीसी जो है वो रेडी नहीं था, तो वही मैंने इनसे, आप लोगों ने सुन ही लिया कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मोबाइल से ही क्लास ले लें। अच्छा तो ये तो हो गया एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, ये रहा। और इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हुए एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, यानी इसका स्पेक्ट्रम निकाल लें, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा ये। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा आउटपुट का स्पेक्ट्रम। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा आउटपुट का स्पेक्ट्रम। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ वी हैव वाई ऑफ ई की पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, साथ साथ लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें। दुनिया जानती है कि दो ब्रैकेट्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको लेकर के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लें, यू शैल गेट दिस। ज़ाहिर है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो एक मरतबा वन से मल्टीप्लाई किया, एक मरतबा इससे मल्टीप्लाई किया। जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं जैसे एनीथिंग रेज़ टू द पावर जीरो, ये वन हो जाएगा। इसी तरह बस। अब एक काम आपकी आसानी के लिए, मेरी नहीं आपकी आसानी के लिए सर ने ये किया है कि इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। चाहे तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ये वाला स्टेप स्किप किया जा सकता है। वो क्या किया है सर ने, ये है ई की पावर प्लस जे टू ओमेगा, इसको सर ने लिखा है ई की पावर माइनस जे माइनस टू ओमेगा। क्यों किया है, इसलिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है ये ई की पावर माइनस जे लोकेशन यानी एन ओमेगा। तो माइनस की, हमने इसको माइनस के लिए हमने इसको अलग कर लिया,
तो जब इसको माइनस किया तो यहाँ माइनस माइनस एक मरतबा तो हमें नेगेटिव चाहिए होगा। असल में इस ब्रैकेट में ये जो चीज़ है ये लोकेशन है ना। देखो ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ये तो कांस्टेंट हो गया फार्मूले में, और ये लोकेशन है। सिमिलरली यहाँ आओ, ई की पावर माइनस जे ओमेगा और ये लोकेशन, इसी तरह ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ये लोकेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर ने चेंज कर दिया है कि इसको मैंने देखा ई की पावर जे टू ओमेगा, तो ये हो गया नहीं माइनस सर। जे, कुछ कह रहे हैं, चलो कुछ नहीं, तो ई की पावर माइनस जे माइनस ओमेगा। सिमिलरली ये वाला ई की पावर प्लस जे ओमेगा था, तो माइनस अलग कर लिया और माइनस वन ये लोकेशन हो गई, बस काम हो गया। और यहाँ क्योंकि ई की पावर कुछ भी नहीं है तो यकीनन जीरो रहा होगा और ऊपर नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये लोकेशन, ये ओरिजिन पर है। बस अब हमने क्या करना है, स्पेक्ट्रम मिल गया, अब टाइम डोमेन में वापस जाने के लिए हमें इन्वर्स करना होगा। आपके सीनियर्स जो हैं वो सिर्फ ये जुमला एक नहीं लिखते, एक लफ्ज नहीं लिखोगे तो आगे नहीं पता चलेगा कि अब आप इससे आगे क्या कर रहे हैं। तो बस इतना लिख दो, इन्वर्सली। इन्वर्सली क्या, ये टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल वाई है, तो ऑब्वियस है कि इन्वर्स जब करोगे तो ये स्मॉल वाई हो जाएगा। और ये ई की पावर जे ओमेगा है, इसका मतलब है टाइम डोमेन में सिग्नल डिस्क्रीट था, तो ये वाई ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डोमेन में, है ना, ये रहा। इन्वर्सली जब आप लिखेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा वाई ऑफ एन। देखो ये लोकेशन है -2 और ये उसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ये लोकेशन है -1 और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये है असल जिसको फौरन पकड़ना है, आपने ढूंढना है कि भाई ओरिजिन पर कौन है। ये है वो जो ओरिजिन पर है, तो फौरन आप पहले 4 लिखें, उसके नीचे निशान लगा दें। अब -1 पर मैग्नीट्यूड 1, ये बाद में लिखा है सर ने। फिर -2 लोकेशन पर मैग्नीट्यूड 2, ये बाद में लिखा है, पहले ओरिजिन पकड़ लो। इसी तरह ये ओरिजिन के बाद यानी +1 पर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये लिख दिया सर ने। और जब यहाँ देखा ये लोकेशन 3 है, 2 नहीं है बीच में, इसका मतलब है 2 पर क्या है, कोई ये रहा जीरो है, तो जीरो नहीं लिखोगे तो मेरे भाई ये जो -2 है, जब आप यहाँ लिख देंगे इसके फौरन बाद, तो लोकेशन 2 पर आ जाएगा, अल्दो इट इज एट लोकेशन नंबर 3। तो जो चीज़ नहीं है उसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सर ने यहाँ देखिए ज़ीरो को लिखा है कि भाई ये कंपोनेंट मिसिंग है। सिमिलरली सर ने यहाँ ज़ीरो लिखा है कि ये कंपोनेंट मिसिंग है। बस ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। तो इसको फौरन डब्बे में बंद कर दें वरना भाग ना जाए कहीं। ये रहा सिंपल। इस ऊपर जो हमारे टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, उसका एक न्यूमेरिकल हाथों हाथ। और देखो ज़रा मैच करो, ये आउटपुट हमारी आई थी ग्राफिकल मेथड से, वही सेम आउटपुट आ रही है हमारी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके। 21410 -2, 21410 -2, देखो एग्जैक्टली वही जवाब आया। ठीक है ना, तो हम बच गए किससे, कॉन्वोल्यूशन से। कॉन्वोल्यूशन कहाँ, इतना मनहूस प्रोसेस कि हम इसको पहले मिरर करते, फिर इतना शिफ्ट करते कि इसके साथ ओवरलैप ना करे, फिर इसको एक एक कदम शिफ्ट करते हुए लाते, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते, जब तक ओवरलैप होता रहता है इसको चलाते रहते और सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते रहते। जैसे ही ओवरलैपिंग खत्म होती फिर कहीं जाकर हम सबको जब एक जगह जमा करते तो हमारा ये आंसर आता है। लो जी, कहाँ चंद स्टेप्स में जवाब आ गया। तो मेरा बच्चा इस प्रॉपर्टी ने हमें बचा लिया कॉन्वोल्यूशन से, और आंसर आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम आया है। और यू कैन वेरीफाई, यही इम्पल्स रिस्पॉन्स और यही इनपुट को इस्तेमाल करते हुए हमने ग्राफिकल मेथड से जो आंसर निकाला था वही जवाब आया प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो प्रॉपर्टीज़ झूठ नहीं बोलती, गलत नहीं होती, हमारा काम आसान कर देती हैं। तो चेक कर लेना कि हमने ग्राफिकल मेथड से यही आंसर निकाला था इनको यूज़ करते हुए। 2 सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, एक सवाल ये और ये उसका आंसर, एक सवाल ये और ये उसका आंसर। तो क्योंकि आंसर दिया हुआ है तो यू कैन वेरीफाई कि आपका जो आंसर आएगा वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसको ज़रा नहीं, इस पूरे इन दोनों सवाल को कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि फाइनल में एक सवाल हम देते हैं डीटीएफटी की प्रॉपर्टीज़ का। कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? नहीं। तो ये 2 सवाल कर लीजिएगा, आंसर भी दिया हुआ है तो वेरीफाई हो जाएगा कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं। वैसे भी ये आप
अब आप लोगों ने लैब में भी कॉन्वोल्यूशन करी ली होगी, तो यू कैन यूज मैटलैब एज वेल। तो मैटलैब को इस्तेमाल करते हुए आप अभी झट से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप लॉग इन हैं कंप्यूटर से या लैपटॉप से जिसमें मैटलैब है, तो यू कैन वेरीफाई कि यही जवाब आएगा। तो अगर लैब में आपने सिग्नल एंड सिस्टम की लैब में आपने कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर ली है, तो यू कैन वेरीफाई फटाफट कि ये वही आंसर, इन दोनों के लिए वही आंसर आएगा। लेकिन करना आपने इसलिए है इसको हाथ से कलम से, कि इस तरह का सवाल सर ने देना है फाइनल में। तो नहीं करोगे तो वो खुद ही नुकसान उठाओगे, फिर उस वक्त भागते फिरोगे सब, फिर व्हाट्सएप पे लोगों से कहोगे यार जल्दी से आंसर भेज दो, अगर ऑनलाइन हुआ। लेकिन मेरा बेटा अगर फिजिकल हुआ फिर तो दोज़ख की गर्मी आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में महसूस होने लगेगी। इसलिए खुद से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। गलती आप, एक मिनट मैं पिछले पेज पर जा रहा हूँ। आपके सीनियर्स जो गलती करते हैं वो मैं पहले आइडेंटिफाई कर दूं। यहाँ क्या करते हैं, एक तो आपने ये स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्पेसिफाई करेंगे। एक ही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इसको स्पेसिफाई करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं। किसी का माइक इनेबल है तो बंद कर दो, कुछ कहना चाह रहे हो तो बेटा बिला तकल्लुफ बोल सकते हैं, वरना माइक डिसेबल कर लें। ओके, फिर क्या करते हैं, ये नहीं लिखते, जो ये नहीं लिखेगा दो जख्म में जाएगा। अरे सुन ले बेटा, सुबह भी मेरी सेक्शन बी के साथ क्लास थी, तो एक साहब जो है वो शायद फादर उनके खड़े हुए थे, तो वो पैसे गिन रहे थे कि ये बिल के पैसे है, और तो माइक डिसेबल कर लिया करो यार। अच्छा, इनवर्सली लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद अगर आपने डायरेक्ट ये लिख दिया, तो मुझे तो खैर पता है, लेकिन कोई और अगर देखता है, कोई सेकंड एग्जामिनर एनईडी का या हमारे एचओडी अगर चेक करते हैं आपकी कॉपी, ये देखो शुरू हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कर यार, हो जाएगी। पता है, चलो किया जाता है। ये रहा फुरकान हैदर, तेरा माइक डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। आप कौन है भाई? मैं मीटिंग से ही निकाल दूंगा अगर तंग करोगे ना इस तरह, ठीक है। तो ये आपके सीनियर्स जो गलती कर रहे हैं, तो मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि तुम लोग ना करो, क्योंकि फिर कहते हो कि बाहर आके नारे लगाते हो पूरा 100% कर लिया, फिर जब आता है सी ग्रेड, फिर कहते हो कि सर ने पता नहीं कहाँ मार्क्स काट लिया। तो वो पता नहीं कहाँ की, ये वही तो मैं तुम लोगों को निशानदेही कर रहा हूँ। इसके बाद इस स्टेप के बाद जब आप डायरेक्टली यहाँ आएंगे, तो मुझे नहीं पता होगा, मैं तो यही क्लेम करूंगा मुझे क्या पता कि ये तुम कहाँ से ले आए, बराबर वाले से लिख लिया या किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। तो क्या करना है यार, इसको आप इनवर्स लिखना चाह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको आप इनवर्स यानी कि टाइम डोमेन में वापस ले जा रहे हैं। तो अच्छा, फिर गलती क्या करते हैं, ये मार्क नहीं करते। इसके बगैर यकीन करो, ये अगर पूरा काम आपका 5 नंबर का सवाल है, ये नहीं जो लिखेगा बेटा, मैं 2.5 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि ये अगर आप निशान नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब बाई डिफॉल्ट पहला वाला जो है वो ओरिजिन है। जब ये निशान नहीं लगा होता ना, तो उसका मतलब होता है कि पहला वाला कंपोनेंट है वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन वो तो नहीं है, ओरिजिन मतलब आई मीन ओरिजिन ये तो नहीं है, ओरिजिन तो ये है। तो इसकी निशानदेही जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, इसके आंसर भी मौजूद हैं, और नहीं भी होते तो आप यू कैन वेरीफाई यूजिंग दी मैटलैब, ठीक है। इसको कर लेना, नहीं करोगे तो मेरा नुकसान नहीं करोगे, नुकसान अपना करोगे बेटा, तो सर को फिर ब्लेम मत करना। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जरा एक कदम बढ़ाते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। यानी असल में हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सिग्नल पीरियोडिक होता है तो हम उसके लिए फोरियर सीरीज निकालते हैं। फोरियर सीरीज क्यों, जवाब सर ही देंगे, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। फोरियर सीरीज इसलिए कि जब सिग्नल पीरियोडिक होता है, तो हमें पता है कि उसके अंदर, उसके स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, जिनको हम लोग हार्मोनिक कहते हैं, है ना। तो जब सिग्नल पीरियोडिक होता है, तो फिर उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, जिसके लिए हमें मिलते हैं ये कोफिशिएंट्स, जो उनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं उन तमाम फ्रीक्वेंसी कंटेंट के।
जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट एक लोवेस्ट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। के की वैल्यू जब आप जीरो रखते हैं तो वो सॉरी वन रखते हैं तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और जब आप उसकी वैल्यू, क्लास हो रही है मेरी अभी, हाँ, तो जब आप उसमें के की वैल्यूज पुट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज, सॉरी हायर वैल्यूज, तो वो असल में हार्मोनिक्स होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज याद दिलाता हूँ, जो हम लोग तो हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले, हमें तो याद नहीं रहता। पिछले लेक्चर में आई मीन जब हम सी टी एफ टी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और उसके फौरन बाद जब हम आए थे, नहीं सी टी एफ टी नहीं, डी टी एफ टी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि अरे टाइम डोमेन में जो सिग्नल हमें मिल रहा है, जो सिग्नल हमें दिया हुआ है, अगर वो डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो पीरियोडिक नजर आ रहा था हमें। तो सिग्नल डिस्क्रीट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक था, और उसका पीरियड भी देखो कांस्टेंट था 2 पाई। तो दो चीजें एक साथ जरा अपने जहन में रखो, सिग्नल डिस्क्रीट है तो स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रीट है। गलत कह गए सर, सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है। इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक तो उसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके सारे हार्मोनिक्स, यानी इसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट। तो दो चीजें, दो स्टेटमेंट्स, if the signal is periodic then its spectrum is discrete, will be discrete, और जब सिग्नल डिस्क्रीट होता है तो फिर वो उसका स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होता है ओवर 2 पाई। यानी अब क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल के लिए जब हम डी टी एफ टी निकालेंगे, यानी बेसिकली डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज निकालेंगे, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा बेटा जी, उसका स्पेक्ट्रम आएगा, एक तो डिस्क्रीट होगा, और वो डिस्क्रीट भी 2 पाई पर पीरियोडिक होगा। ये थी इस हेडिंग की समरी। यानी जब हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है, डीटी है, तो डीटी होने की वजह से उसका स्पेक्ट्रम, बोलिए ना, उसका स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होगा 2 पाई पर यार। और क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, फिर मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। इफ द सिग्नल इज डिस्क्रीट देन इट्स स्पेक्ट्रम will be periodic over 2 pi, and if this signal is periodic then its spectrum will be discrete। ठीक है, सेक्शन 5.2 चैप्टर नंबर 5 है ये। नाउ अब बजाय इसको कहने के कि भाई डी टी एफ टी फॉर पीरियोडिक, उसको शराफत से आप कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। क्योंकि जब पीरियोडिक सिग्नल होता है तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कहते, उसको फोरियर सीरीज कहते हैं। ये रहा उसका फॉर्मूला। अगर सिग्नल डी टी सिग्नल है एक्स ऑफ एन ये, तो हमें मिलेगा उसके कोफिशिएंट्स ए के, वेयर के इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक। के की वैल्यू 1 होगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, के की वैल्यू 1 होगी 2 होगी तो फर्स्ट हार्मोनिक, एंड सो ऑन इसी तरह। और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये रहा, जिसको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया, वो जो इंटीग्रल साइन था उसको हमने हटा के समेशन कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शन है और ये उसका टाइम पीरियड है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ नज़र आएगी आप लोगों को अगर ध्यान से देखें, और सब लोग ध्यान से यकीनन देख रहे हैं, आई होप। मेरी खुशफहमी ये है कि सब लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तवज्जो से। खुशफहमी है मेरी, क्या करें। तो n इज इक्वल टू, डायमंड शेप की हमने एक ब्रैकेट इस्तेमाल किया है। डायमंड शेप का क्या मतलब है, डायमंड शेप का अच्छा, अपर लिमिट नहीं दी है, तो डायमंड शेप का मतलब ये है कि जो इसकी लिमिट्स होंगी इस समेशन की, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू एक्स ऑफ एन। यानी हम देखें एक्स ऑफ एन का जो हमें ग्राफ दिया हुआ हो, उसके मुताबिक एक साइकिल, वन साइकिल एन सैंपल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक है। हो सकता है 0 से लेकर एन तक हो सकता है -n/2 से लेकर के +3n/2 तक हो मतलब आई मीन हो सकता है -10 से लेकर +20 तक हो। तो ये लिमिट्स आपने खुद एडजस्ट करनी है, उसके लिए हम लोग ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं डायमंड शेप का, ट्राइंगुलर टाइप का। तो यहाँ इसका मतलब है सिग्नल जब हमारे पास होगा डिस्क्रीट भी है और पीरियोडिक भी है, क्योंकि डी और सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल ना सिर्फ डिस्क्रीट है बल्कि पीरियोडिक भी है।
तो हम लोग कोफिशिएंट्स निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल CTFS वाला फार्मूला है, सिवाय इसके कि यहाँ इंटीग्रल साइन होता था और एक टाइम पीरियड के लिए होता था, है अब भी टाइम पीरियड के लिए, एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए, लेकिन वो हमने लिमिट्स खुद एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। और दूसरी चीज़ देखो, के भी है और एन भी है, ओफ अल्लाह, दो दो वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे कि ये के क्या है भला है और ये एन क्या भला है। तो देखिए ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है एन की, यानी एन इज इक्वल टू हो सकता है 0 से लेकर के 10 तक। तो हम इसकी वैल्यूज रखेंगे x(0), x(1), x(2), x(3), इसी तरह यहाँ रखेंगे। तो ये होगा क्या, ये है टेम्पररी वेरिएबल, इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए। और के क्या है, के इस ओमेगा नॉट के हार्मोनिक्स हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और के ओमेगा नॉट आर दी हार्मोनिक्स, एंड दिस एन इज फॉर द समेशन। क्लास हो रही है, आए आए आ जाए। क्या हुआ, एक्सक्यूज मी बेटा। ये असल में चेहरे पे ही जल्दी निकलेंगे तो बहुत सारा दो देंगे। कल से करें चेक, कल हमदा नहीं आया। हाँ जी, सॉरी, वो हमारे नौमान भाई थे बेचारे, बड़ा ख्याल रखते हैं, वो कह रहे हैं लंच वंच करेंगे आप। तो खैर, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ए के एंड एक्स ऑफ एन, और ये है रिवर्स। नहीं, रिवर्स नहीं, सिर्फ इसमें ओमेगा नॉट को हमने एक्सप्लेन किया है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/n। तो फार्मूला एक ही है। ओमेगा नॉट हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि कितने सैंपल्स के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा, ये तो था ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज यानी एनालिसिस इक्वेशन। एनालिसिस इक्वेशन क्या होती है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और रिवर्स, अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम्स हो यानी ए केज हो, तो अब हमारे पास अगर ए के हो तो उनको जोड़ लें उसी तरह जहाँ से जहाँ तक वो एग्जिस्ट करता है, और हमें उसके नतीजे में मिलेगा टाइम डोमेन सिग्नल। ये हमारी सिंथेसिस इक्वेशन है। उसी तरह ओमेगा नॉट को सिर्फ कोई नया फार्मूला नहीं है, तो ओमेगा नॉट को हमने 2π/n लिख दिया। ये है हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी ये हमारी एनालिसिस इक्वेशन है, ये हमारी सिंथेसिस इक्वेशन है। इसकी तो शायद हमें कभी ज़रूरत ना पड़े इस कोर्स में, हाँ अलबत्ता इसकी हमें शायद ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमें फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ हो एक्स ऑफ एन। लेकिन खुद सोचो, क्या पीरियोडिक सिग्नल कोई इस काबिल होते हैं कि उनको हम स्पेक्ट्रम में उस इंटरेस्ट लें। यार पीरियोडिक सिग्नल तो एक टोन, सीटी की आवाज़ होती है, एक टोन होती है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। लिहाजा डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि उस सिग्नल में जो पीरियोडिक होगा उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन किसमें सॉरी, इन्फॉर्मेशन किसमें होती है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स में। हमारा आपका वॉइस सिग्नल, मेरा आपका वॉइस सिग्नल, कोई सॉन्ग है, कोई कमेंट्री है, ये सारे नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। इन्फॉर्मेशन तो इनके अंदर होती है। अगर सिग्नल पीरियोडिक होता है, यानी उस फोरियर सीरीज की बात करें तो ज़ाहिर ये पीरियोडिक सिग्नल है, उसमें क्या खास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो काम मैं आपको इस वक्त कराने जा रहा हूँ। पहले तो सीटी के लिए, कंटिन्यूअस टाइम के लिए, हमारे पास जो पेयर होता था, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने, सॉरी, स्पेक्ट्रम को जब हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं वो सिंथेसिस इक्वेशन कहलाती थी, और जब हम इस टाइम डोमेन सिग्नल को ए केस में यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते थे वो एनालिसिस इक्वेशन कहलाती थी। और हमारे पास पेयर को जिस तरह बनता था, अब क्या होगा, ए के क्या होते हैं, दे आर पीरियोडिक विद पीरियड एन। अब हमारे पास क्योंकि फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स की, तो एन पीरियड पर सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी अपने आप को रिपीट करेगा। एंड रिमेंबर, ध्यान से सुनना ज़रा मेरी इस स्टेटमेंट को, एन जो होगा वो 2π के बराबर होगा हमेशा। अब एन चाहे 1 के बराबर हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2π के बराबर, 2π इज इक्वल टू 1, 2π इज इक्वल टू 2। अगर एन की वैल्यू 2 सैंपल्स है तो वो जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, यानी 0 से 2π, उसके अंदर सैंपल्स कितने होंगे वो डिटरमिन करेगा टाइम पीरियड इन टाइम डोमेन।
ठीक है, अभी बात नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है, वो अभी हमें पता चलेगा अगली स्लाइड में। तो मजीद ये कि ए के जो होगा वो पीरियोडिक होगा ओवर एन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब ये स्टेटमेंट शायद थोड़ा सा वाजे हो किसी के जहन में, कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम आएगा वो एन सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और ये जो एन होगा ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी में, ये तो नंबर है ना, तादाद है कितने सैंपल्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये 0 से 2 पाई या फॉर -पाई टू +2 पाई होगा। और यानी सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमारे पास पीरियोडिक होता है ओवर 2 पाई। ठीक है, इस सवाल को करना है, और ये वो है जिसके लिए मैंने कहा था कि फोरियर सीरीज कहाँ हमें, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, माफ करना, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज हमें कहाँ हेल्प करेगी, यहाँ हेल्प करेगी जब हम किसी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में इंटरेस्टेड हो, उसकी स्पेक्ट्रम निकालने में इंटरेस्टेड हो। देखो मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो 6 पेयर्स मैंने कहे थे टेबल से याद कर लेना, उसमें एक था कोसाइन ओमेगा नॉट टी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कोसाइन ओमेगा नॉट टी, और उसका स्पेक्ट्रम था, अगर आपके पास टेबल है तो दैट वाज पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। बेटा अगर ये जानबूझ के शैतानी कर रहे हो तो मैं अभी माइक तुम्हारा डिसेबल कर दूंगा, फिर इनेबल भी नहीं कर पाओगे। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कोसाइन ओमेगा नॉट एन, ये ओमेगा नॉट एन बता रहा है कि ओमेगा नॉट तो उसकी फ्रीक्वेंसी है और एन का मतलब है सिग्नल डिस्क्रीट है, ऑब्वियसली एक्स ऑफ एन है, एन पर डिपेंडेंट है। इस तरह का सिग्नल होगा अगर आप इसको प्लॉट करें। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता तो मैंने एक डिस्क्रीट कोसाइन लिया। डिस्क्रीट कोसाइन को देखिए ये 1 से स्टार्ट होगा और फिर ये कोसाइन की तरह चलेगा, इसी तरह जो बिहेवियर है वो कोसाइन के हमें नजर आ रहा है, और एन की वजह से ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। सवाल क्या है, फाइंड एंड ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन। ये हमें सिग्नल दिया हुआ था, ठीक है, हमने एक दफ़ा उसको लिख लिया। अब याद है आपको कोसाइन के अंदर 2 एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, ये तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन जे थीटा प्लस कोसाइन माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को जरा दोनों हिस्सों में अलग अलग ब्रेक कर दें। ये अब पूरी क्लास से सवाल है, जरा संजीदगी से सुन रहे हैं ना सब लोग, पूरी क्लास से सवाल है। वो सवाल ये है कि व्हाट द हेल इज 1/2 हियर एंड व्हाट इज दिस 1/2 हियर। ये 1/2 1/2 क्या है, इनको क्या कहेंगे, इसका कोई नाम है, हो सकता है अब्दुल कुद्दूस इसका नाम हो। ये 1/2 क्या है दोनों, पूरी क्लास से ओपन क्वेश्चन है। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स हैं, शाबाश। और कोफिशिएंट किस वैल्यू पर, 1/, के की वैल्यू क्या है, नहीं मेरे भाई, के की वैल्यू से क्या है, 1 है, जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। कंपेयर करें जो पिछले पेज पर सवाल वो था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें के की वैल्यू यहाँ थी, के से मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू के कोफिशिएंट है। थैंक यू, कोफिशिएंट है ये। कोफिशिएंट किस वैल्यू के लिए, के इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि एक ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं ना। तो कोसाइन के अंदर ये 2 एक्सपोनेंशियल्स निकली, इसको हमने ब्रेक किया, तो ये हमें कोफिशिएंट्स मिल गए फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अब जरा वो दोनों स्टेटमेंट, वो जो मैंने अभी पिछले पेज पर 2 स्टेटमेंट जोड़ी थी, अब जरा उन पर फिर से ध्यान देते हैं। सी टी कंटिन्यूस टाइम में, इन सी टी वी सॉ दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, गलती से एन लिख गया, ई की पावर जे ओमेगा टी कहाँ से मिलेगा, टेबल से, वही 6 पेयर्स, यार अल्लाह के वास्ते उनको याद कर लो प्लीज। ई रेस टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो वो होता था डेल्टा एन इम्पल्स एट दिस लोकेशन ओमेगा नॉट। तो अब क्या होगा, इसके अंदर 2 डेल्टा हैं, एक इस होगा ओमेगा नॉट पर, एक होगा माइनस ओमेगा नॉट पर, है ना। जब ये सिर्फ ओमेगा नॉट पर था, ओमेगा नॉट टी था, सी टी डोमेन में, रिमेंबर नॉट डी टी, सी टी डोमेन में तो 2 इम्पल्सेस होती थी।
एट ओमेगा। ओके, देयरफॉर वी माइट एक्सपेक्ट, हम सोच सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं किस बात की, ऐसा ही स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा अभी जबकि सिग्नल डिस्क्रीट हो गया। ये सिग्नल जो डिस्क्रीट है, जो कोसाइन है, जिसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो एक सॉरी एक एक्सपोनेंशियल लोग इम्पल्स थी ओमेगा पर, अब दो हैं, इसका मतलब है इस सिग्नल में एक्स ऑफ एन में दो इम्पल्सेस होंगी, एक होगी ओमेगा नॉट पर, एक होगी माइनस ओमेगा नॉट पर। हाउएवर, मजीद अच्छा, इसको इससे पहले यहां तक बात क्लियर है? फिर मैं ऐसा कर दूं, बोलिएगा नहीं, अभी कोई नहीं बोलिएगा। देखिए फिर मैं ज़रा क्लियर कर दूं बात को। जब हम टाइम डोमेन में देखते हैं उस टेबल को, फोरियर ट्रांसफॉर्म के टेबल को 4.2 को, उसमें हमें नज़र आता है ई की पावर जे ओमेगा टी। उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। अब टी के बजाय एन है, ओके, तो इसका मतलब होगा अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में इम्पल्स होगी एट ओमेगा नॉट। अब यहाँ मेरा बच्चा एक एक्सपोनेंशियल नहीं है, दो एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अब हमारे पास इस कोसाइन का स्पेक्ट्रम ऐसे ही होगा जिसमें इम्पल्सेस होंगी, एक ओमेगा नॉट पर, एक माइनस ओमेगा नॉट पर। अच्छा, अब ये जुमला फिर आता है क्या, हाउएवर द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म मस्ट बी पीरियोडिक इन ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बाई 2 पाई, क्योंकि सिग्नल डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है तो अभी पिछले टॉपिक में यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था स्पेक्ट्रम हमेशा डिस्क्रीट वो पीरियोडिक आ रहा था 2 पाई पर। पीरियड भी कांस्टेंट है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और और क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक है, ये देखो ना, ये कोसाइन क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है, उसके अंदर इम्पल्सेस हैं दो अदद। दो अदद कैसे, एक एक्सपोनेंशियल एक इम्पल्स, ये एक्सपोनेंशियल एक इम्पल्स। तो दोनों स्टेटमेंट जो पिछले पेज पर मैंने आपको गिनवाई थी वो ये कि सिग्नल अगर कंटिन्यू डिस्क्रीट होता है तो उसका स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होता है, सिग्नल अगर पीरियोडिक होता है तो उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट आता है ना। तो अब दोनों स्टेटमेंट्स को जमा करते हैं। दिस देन सजेस्ट दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन शुड हैव इम्पल्सेस एट, अब क्योंकि इस पार्ट पर जोर देना था, expect Fourier transform of this signal should have impulses at कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ, एक तो ओमेगा पर, क्योंकि ये रहा ओमेगा प्लस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा, तो ओमेगा पर होगा। और क्योंकि 2 पाई पर पीरियोडिक है लिहाजा मजीद ओमेगा प्लस 2 पाई, ओमेगा प्लस 4 पाई, ओमेगा प्लस 6 पाई, ओमेगा प्लस 8 पाई, ओमेगा प्लस 10 पाई एंड सो ऑन, प्लस तक यानी इन्फिनिटी तक। और माइनस ओमेगा पर, ये प्लस माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस ओमेगा पर फिर ओमेगा माइनस 2 पाई, ओमेगा माइनस 4 पाई, ओमेगा माइनस 6 पाई, ओमेगा माइनस 8 पाई, दोनों तरफ 2 पाई पर ये सिग्नल, ये स्पेक्ट्रम अपने आप को रिपीट करेगा भैया। तो भैया जी को स्माइल करना पड़ेगा। क्यों, एक स्पेक्ट्रम यानी ये एक इम्पल्स एट ओरिजिन, एक इम्पल्स एट माइनस, सॉरी ओरिजिन नहीं, एट ओमेगा नॉट, एक इम्पल्स एट माइनस ओमेगा नॉट, ये जो दो इम्पल्सेस हैं ये आगे हर 2 पाई पर पीरियोडिक होंगी यार, रिपीट होंगी। यानी उसको समराइज कर लें तो इम्पल्स डेल्टा एट ओमेगा नॉट, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये है ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट पर, और के की वैल्यू तो हमें पता है, के की वैल्यू 1 है इस सिग्नल के लिए। सिंगल एक ही हार्मोनिक है ना, इसमें मजीद और कंपोनेंट तो है नहीं, कोसाइन 2 ओमेगा नॉट एन नहीं है, कोसाइन 3 ओमेगा नॉट एन नहीं है, तो के की वैल्यू तो 1 ही है। तो इसको तो 1 करके मार दें, दफना दें, गोली मार दें इसको, 1 को लिखा नहीं जाता है। तो डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल, ये मेरे भाई ये चीज़ है मेन। सिग्नल क्योंकि हमारा डिस्क्रीट है, 2 पाई पर वो रिपीट होगा। बहुत सारी इम्पल्सेस हैं, ओमेगा पर है, ओमेगा प्लस 2 पाई पर है, ओमेगा प्लस 4 पाई पर है, तो सबको सम कर लें।
यानी कि ये। तो मेरे भाई इसका जो स्पेक्ट्रम होगा एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, वो होगा 2 पाई मैग्नीट्यूड होगा, ये टेबल में देख लेना। डेल्टा माइनस डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के की वैल्यू 1 कर दी हमने, एक ही हार्मोनिक है, -2 पाई एल। और लिमिट पर ध्यान दो, लिमिट एल की है। एल वो वैल्यू है जिस पर 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 पाई के हार्मोनिक, जिस पर स्पेक्ट्रम रिपीट कर रहा है, सिग्नल नहीं। सिग्नल तो ओमेगा नॉट पर रिपीट हो रहा है, देखिए ओमेगा नॉट पर रिपीट हो रहा है, स्पेक्ट्रम हर 2 पाई पर रिपीट हो रहा है, यानी। और ये तो अभी हमने बिल्कुल आपने सही कहा था, ये देखिए कोफिशिएंट है 1, के की वैल्यू 1 है, फर्स्ट हार्मोनिक एक ही हार्मोनिक है ना, तो 1 और -1 के लिए ये हाफ है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा। ये आ गया मेरे भाई स्पेक्ट्रम की इक्वेशन। अब ये इतनी वाजे है नहीं, जब तक इसको प्लॉट नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे इसके अंदर क्या जादू है। तो क्या जादू है? जादू ये है भाई, कोफिशिएंट जो हमें दी जाती एक है ये रहे, इसे कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट है ना, तो हमें के कहाँ तक जाना है? सिर्फ 1 तक। तो ये तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 क्यों हो गई? 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? इस 2 को। तो वो 2 हमने यहाँ लिखा नहीं है ना, इसलिए वो 2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो एक की असल वैल्यू है 1/2, वो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो वो न्यूट्रलाइज हो गई। अब ये रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इम्पल्स विच इज लोकेटेड एट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और उसके बाद 2 पाई पर सिग्नल पीरियोडिक, यानी जब एल की वैल्यू होगी 0 तो ये सिर्फ इतना होगा, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जब एल की वैल्यू होगी 1 तो डेल्टा माइनस ओमेगा नॉट -2 पाई एल, यानी 2 पाई पर वो सिग्नल शिफ्ट होगा। नहीं अभी भी क्लियर हुई सर, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, लंच नहीं किया हुआ है, मतलब ये आपके दिल की बात बता रहा हूँ। तो सर समझ में नहीं आ रहा है, आइए मैं इसको प्लॉट करते हैं, पहले हम इसको प्लॉट करके दिखाते हैं ये सिग्नल क्या होगा। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ थी, इसको ज़रा प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। जब हमने के की वैल्यू रखी, के की वैल्यू तो है ये 1, और ए के जो था वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो जो यहाँ 2 था उससे न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो गया, मैग्नीट्यूड सिर्फ पाई बचा है। तो के की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये वाली इम्पल्स है। अभी एल की वैल्यू हमने 0 रखी है तो ये तो 0 हो गया, इसको अभी फिलहाल हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, एल की वैल्यू हमने 0 रखी है। तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का मतलब है जब के की वैल्यू 1 है, ये वाली इम्पल्स, दिस वन। और क्योंकि के की एक कोफिशिएंट -1 पर भी था, तो जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, वो ये वाली इम्पल्स है भाई। ये तो स्पेक्ट्रम हो गया कोसाइन का। ये जो दो इम्पल्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड पाई है, एक ओमेगा नॉट पर एक माइनस ओमेगा नॉट पर, ये तो सिर्फ एक सी टी कंटिन्यूस टाइम में कोसाइन होती तो ये उसका स्पेक्ट्रम था। टेबल में देख लो, जो 6 पेयर्स मैंने याद करने को दिए हैं उसमें कोसाइन है। याद करो कि कोसाइन का स्पेक्ट्रम होता है पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है, और ये पाई उसका मैग्नीट्यूड है। अब मेरे भाई ज़रा सोचो, अब हम रखते हैं एल की जगह पर 1, या हमने 1 रखा, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम, ये पूरी चीज़ डेल्टा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये कहाँ शिफ्ट होगा? 2 पाई पर, यहाँ ये आ गया। ये पूरा स्पेक्ट्रम, ये दोनों, यहाँ सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, ये पूरा स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया अब 2 पाई पर। और जब आप एल की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ बीच में +2 पाई आ जाएगा, यानी ये सिग्नल यहाँ ये स्पेक्ट्रम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब जब आप के की एल की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये चला जाएगा 4 पाई पर यहाँ कहीं, और -2 रखेंगे तो -4 पाई पे चला जाएगा, एंड सो ऑन, इधर 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 इधर। और ये डॉट्स बता रहे हैं कि ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। अब सोचो, अब मैं काम की बात जो बता रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सी टी डोमेन में कोसाइन होता तो उसका स्पेक्ट्रम सिर्फ ये था, इतना।
लेकिन उसी को जब हमने डिस्क्रीट बना लिया तो डिस्क्रीट बनाने का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये हुआ कि जनाब ये जो स्पेक्ट्रम था ये 2 पाई पर रिपीट होना शुरू हो गया। 2 पाई पर, फिर 4 पाई पर, फिर 6 पाई पर, फिर 8 पाई पर, 10 पाई पर, एंड सो ऑन इधर। और -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, नेगेटिव साइड पर अप टिल -इन्फिनिटी। सिग्नल कंटिन्यूअस होता तो उसका स्पेक्ट्रम सिर्फ इतना था कोसाइन का। लेकिन जब उसी कोसाइन को आपने डिस्क्रीट बना दिया, उसका कीमा कीमा कर दिया, तो असल में हुआ क्या कि स्पेक्ट्रम रिपीट होना शुरू हो गया हर 2 पाई पर। 2 पाई कांस्टेंट है, ये शिफ्ट नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये 3 पाई हो जाए या पाई/2 हो जाए, 3 पाई/2 हो जाए। नहीं, ये 2 पाई पर ही सिग्नल रिपीट होगा। सिग्नल अगर टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है तो उसका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 पाई पर पीरियोडिक होता है, रिपीट करता है हर 2 पाई के मल्टीपल पर। ये है इम्पैक्ट इसका। जो आपसे वाइवा में, इंटरव्यू वगैरह में सवाल किया जाता है कि यार एक सिग्नल आपको, एक स्पेक्ट्रम कोई बनाकर दे दे, मिसाल का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस किस्म का सवाल फाइनल में दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमने आपको दिया ये स्पेक्ट्रम, ये था ओमेगा डोमेन में। सिग्नल का नाम रख लेते हैं, सर के नाम की निस्बत से जेड रख लेते हैं, कैपिटल जेड ऑफ e⁻j⍵। और स्पेक्ट्रम बना लेते हैं एक ओरिजिन पर। इसी तरह ये, और फिर हमने कहा कि ये इसी तरह ये सिग्नल रिपीट हो रहा है, यानी ये जो 3 इम्पल्सेस हैं ये स्पेक्ट्रम जो है वो रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक है क्योंकि सिग्नल हमारा पीरियोडिक है, फोरियर सीरीज निकालना है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज निकालना है। तो हमसे कहा जाए कि यार इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दें। अरे, एक गलती कर दी सर ने, ओमेगा नहीं, क्योंकि टाइम डोमेन में देना है ना यार, हम तो स्पेक्ट्रम देने लग गए। सॉरी, माफ़ करना, ये तो गड़बड़ हो गई। तो यूँ कर लेते हैं, स्मॉल जेड ऑफ एन। ये 3 एक्सपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट हैं, ये 3। और हमने कहा कि जब हम इसको डिस्क्रीट बनाएंगे, जब ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे, तो ज़रा बताइए उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा। तो कुछ नहीं, इसका स्पेक्ट्रम निकालिए और उसको रिपीट कर दें 2 पाई पर। वो अभी एक सवाल करते हैं, फिक्र नहीं करो, परेशान बिल्कुल नहीं हो। तो ये टेबल मुझे नज़र आया था बुक में हमारी, और ये तमाम अब तक हम लोगों ने जो काम किया, यानी CTFT, CTFS, DTFT, DTFS, उनका एक कंप्लीट टेबल है जिसमें फार्मूले दिए हुए हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग निकालते हैं स्पेक्ट्रम्स। पीरियोडिक सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम में, जब हम लोग निकालते हैं फोरियर सीरीज, यहाँ लिखा हुआ पीरियोडिक सिग्नल है तो हम लोग निकालते हैं उसके ए केस, वो इस फार्मूले से। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, टाइम डोमेन में हमारे पास सिग्नल डिस्क्रीट है लेकिन पीरियोडिक है, तो हम लोग ए केस जो निकालेंगे वो इस फार्मूले से। ये आज वाला फार्मूला है हमारा। तो इस टेबल को ज़रा देख लेना, कुछ नहीं, फार्मूले आपको वैसे ही सारे याद होते हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक में से हैं, 5.1 से लेकर 5.5 तक। ये बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है, 13, 17 और 19, इनको ज़रा देख लेना, इसमें से प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है किसी में। और एक ही प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की पढ़ी है, और वो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, जिसका एक न्यूमेरिकल मैंने आज क्लास में किया है, और 2 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं विद आंसर। और शाम सीरीज़ तो आपको पता है, पेट भर के इसमें सॉल्व एग्जांपल्स होती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वो थोड़ा सा एक लेवल मुश्किल होता है जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ये देख लेना पेज नंबर 308 पर एंड ऑनवर्ड्स। कर सको तो अच्छा है, वैसे मुझे पता है कोई नहीं करेगा। तो कम से कम ये सवाल ज़रूर कर लेना बेटा, अपना फ़ायदा करना, मेरा नुकसान नहीं करो। अगर नहीं करोगे तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है इसमें, नुकसान तुम्हारा ही है। क्योंकि ये जो आज हम लोग काम कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तुम लोगों में से जो लोग पावर के हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी टेलीकॉम को हटाकर, टेलीकॉम वाले डीएसपी नहीं पढ़ते, तो जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो वहाँ इससे दोबारा वास्ता पड़ेगा, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से। और वहाँ फिर बहुत सारा काम डायरेक्ट करना होता है, क्योंकि जिस तरह पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद है क्लास 10 में हम लोगों ने, हमारे पास पूरा एक चैप्टर होता था, लेकिन अब इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन एक छोटा सा टूल होता है।
जब हम इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को, हमें सेपरेट आउट करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, काम रोक कर पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह आज जो हम लोगों ने काम किया है वो आगे डीएसपी में जब आप बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो एक छोटा सा टूल होगा, तो काम खुद आना चाहिए बेटा, आश्रय में नहीं रहना। और आपको पता है कि कैंपस खुल गया है, तो हो सकता है कि मिड टर्म और फाइनल पेपर जो है वो ऑन कैंपस हो। मुझसे ये सवाल नहीं पूछना अभी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि किस फॉर्मेट में होगा, कब होगा। तो काजी सलमान साहब की मेल आपके पास आ जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा, और वही मेल मेरे पास भी आएगी तो मुझे भी पता चल जाएगा। अभी मुझे बिल्कुल अनअवेयर हूँ कि मिड टर्म कब होगा, कहाँ तक होगा और कैसे होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इन दी लाइन होगा, ऑन दी लाइन होगा, बिलो दी लाइन होगा, कुछ नहीं पता मुझे। तो मुझसे मत पूछिएगा अभी। अभी हम काम की बात कर रहे हैं, और वो काम की बात ये है कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और अब हम आते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो ये न्यूमेरिकल जितने कर लोगे बेटा फ़ायदे में रहोगे। अगला हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग का। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ तुम लोगों को जहाँ तक मैंने सुबह सेक्शन बी को पहुँचा दिया है। तो सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग की छोटी सी डेफिनेशन, एक लाइन बल्कि आधी लाइन की डेफिनेशन ये है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ। सैम्पलिंग इज द रिडक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एक सीटी सिग्नल को डीटी में कन्वर्ट करना सैम्पलिंग कहलाता है। सिंपल सी बात। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाने का जो प्रोसेस है वो सैम्पलिंग कहलाता है। लेट वी हैव अ सीटी सिग्नल एज, फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। ऑब्वियसली एनालॉग सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है ये, और क्योंकि पीरियोडिक है तो पावर सिग्नल है वगैरह वगैरह। इसको हमने सीटी से डीटी बनाना है। दिस सीटी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीटी। इस सिग्नल को डीटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? बाई टेकिंग इट सैंपल्स एट सेलेक्टेड इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस तरीयों, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल था। अब हमने क्या किया, इसके डिफरेंट इंटरवल्स पर जो सैंपल वैल्यूज हैं, उस लम्हे की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, वो हमने सेव करनी, वो ये रही। क्या रहा इसमें, क्या किया हमने हरकत? हमने हरकत ये की, इस लम्हे हमने जो भी फंक्शन की वैल्यू थी वो नोट कर ली। ये हम यहाँ से हमने आगाज किया। फिर हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, फर्स्ट करो 1 मिली सेकेंड। ये रहा। इस टाइम के बाद इस वक्त जो फंक्शन की वैल्यू थी ये वाली, इसको हमने नोट कर लिया, फर्स्ट करो 5 वोल्ट। फिर उतनी ही देर के बाद एक और हमने वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, ये वाली वैल्यू, फर्स्ट करते हैं 1.2, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी। फिर उतने ही टाइम पीरियड के बाद हमने ये वाली वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, उतने ही टाइम पीरियड के बाद ये वैल्यू थी फंक्शन की, ये नोट कर ली। उतने ये हर दो सैंपल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल है, हमने कांस्टेंट रखा है। हम फर्स्ट करो 1 मिली सेकेंड, एक सैंपल ये लिया, 1 मिली सेकेंड के बाद ये सैंपल, 1 मिली सेकेंड के बाद ये वाली वैल्यू, 1 मिली सेकेंड के बाद फंक्शन की ये वैल्यू थी। ये सारी वैल्यूज हम नोट करते गए और हमारा सिग्नल बन गया ये। तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ये डिस्क्रीट सिग्नल नहीं है? बिल्कुल है। ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, जबकि हमारे पास ये जो सिग्नल था ये वाला, ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल था। इसको हमने जब सैम्पलिंग की, डिफरेंट इंटरवल्स पर, कांस्टेंट इंटरवल्स पर हमने उसके सैंपल ले लिए, तो ये सैंपल्ड सिग्नल ये डिस्क्रीट तो हो गया मेरे भाई। तो सीटी को डीटी में कन्वर्ट करना सैम्पलिंग कहलाता है। और उसका एक क्राइटेरिया है, वो ये कि आप डिसाइड कर लें कि कितनी देर के बाद सैंपल्स रिकॉर्ड करने हैं इस कंटिन्यूअस सिग्नल्स के। उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम सेलेक्ट करें? फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड के बाद सैंपल्स लें, 2 मिली सेकेंड्स के बाद सैंपल्स लें, 1.5 नैनो सेकेंड के बाद सैंपल लें, 1 माइक्रो सेकेंड के बाद सैंपल लें, 26 माइक्रो सेकेंड के बाद सैंपल लें। किस बुनियाद पर हम डिसाइड करें कि सैंपलिंग करने के लिए सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए? ये सारा लबे लुबाब है। हमारे पास वो क्राइटेरिया मिल जाए कि हम ये डिस्टेंस रखें कितना, पता नहीं। तो वो नहीं पता ना, इसी को हम लोग डिस्कवर करेंगे।
इस टॉपिक में विच इज सैम्पलिंग। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग देन suggest an extremely attractive and widely employed method for using DT system technology to implement CT systems and to process CT signals। बज़ाहिर एक दफ़ा पढ़ने में ये बात, ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है। मैं आपको आसान तरीन उर्दू अल्फाज में बता देता हूँ। वो ये कि सैम्पलिंग हमारी हेल्प करती है जब हमारे पास सिग्नल तो हो, कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल हो, लेकिन हमारे पास सिस्टम्स जैसे कंप्यूटर है। मेरे सामने इस वक्त मेरा पीसी रखा हुआ है, ये कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है। इसके ज़रिए अगर हमने एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करवाना हो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल यानी ये डिस्क्रीट डिवाइस जो है वो एनालॉग सिग्नल को समझ ही नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, एनालॉग सिग्नल है, उसको डिस्क्रीट बना लें। डिस्क्रीट बनाने के लिए क्या करेंगे? सैम्पलिंग करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग हमें सजेस्ट करता है कि यार आपके पास डिजिटल सिस्टम्स है ना, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये सारे डिजिटल सिस्टम्स हैं। इनके ज़रिए जब हमने किसी सिग्नल को जो कि एनालॉग है प्रोसेस करवाना है, तो आप सैम्पलिंग के ज़रिए उसको डिस्क्रीट बना लें। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। एक सवाल का जवाब, इस सवाल का एक जवाब तो मैंने दे दिया कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ये जवाब, जब सिस्टम्स होते हैं हमारे पास डिजिटल या डिस्क्रीट, और जिस चीज़ को हमने प्रोसेस करना हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई सिग्नल हो, वो कंटिन्यूस हो, वो एनालॉग हो, तो हमें उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि डिजिटल या डिस्क्रीट सिस्टम्स एनालॉग सिग्नल को समझ ही नहीं सकते, प्रोसेस ही नहीं कर सकते, तो हमें करनी पड़ेगी सैम्पलिंग डीटी बनाने के लिए। वाई डीटी? क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो डिस्क्रीट सिग्नल्स को समझते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं? तो हादसाती तौर पर आपका माइक इनेबल हो गया होगा। तो और एक जवाब, we exploit sampling to convert a CT signal to a DT signal, process this DT signal, यानी हम CT को DT में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं यूजिंग DT सिस्टम, एंड देन कन्वर्ट बैक टू CT। ये गलती से सर की टाइपिंग मिस्टेक है, CT लिखना था, DT लिख दिया दोबारा, और हम दोबारा उसको CT डोमेन में ले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी जो सुबह इस्तेमाल की, कि हमने बजाय टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करने के फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन की, हमने प्रोसेस किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर इन्वर्स करते हुए हम उसको ले गए दोबारा टाइम डोमेन में। ऐसे ही हम, हमारे पास सिस्टम भी डिजिटल है, डिस्क्रीट है, लेकिन सिग्नल एनालॉग है। जिसको हमने प्रोसेस करना है वो एनालॉग है, तो हम उसको पहले सैम्पलिंग के ज़रिए बना लें डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डोमेन में यानी कंप्यूटर के ज़रिए, प्रोसेसर्स के ज़रिए उसको प्रोसेस करें, जो भी करना है उसके ऊपर, और फिर उसको दोबारा सीटी बना लें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स जो होते हैं ना, पहला ही ये देखिए, पहला स्टेप उसमें सैम्पलिंग होती है। तो सैम्पलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो असल में हमने सैम्पलिंग करनी है। सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं, सिग्नल डिस्क्रीट बन जाता है, डीटी। यही इसी आंसर, यही तो हम लोग काम करने जा रहे हैं कि डीटी क्यों करें। तो कंप्यूटर्स के ज़रिए, प्रोसेसर्स के ज़रिए सिग्नल को प्रोसेस करवाने के लिए हमें डिस्क्रीट सिग्नल्स चाहिए। डिस्क्रीट मिलेगा कैसे मेरे भाई? सैम्पलर के ज़रिए मिलेगा। क्वांटाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वो देखो एनालॉग में कन्वर्ट हो, डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वांटाइजर क्या करता है, अभी हमारे कोर्स का अभी, मतलब अभी इस वक्त हमारी बहस इस पर नहीं है, बाद में बात करेंगे। सैम्पलिंग की फिर डेफिनेशन, एक अच्छी साफ सुथरी डेफिनेशन। अब इन चीज़ों से गुजरने के बाद, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ CT सिग्नल इनटू DT सिग्नल obtained by taking samples of the CT signal at discrete time instant। ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है सैम्पलिंग की। लेकिन पता है क्या, इसके अंदर लफ्ज़ वही आ रहा है जो असल में हम डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। तो टेकिंग वैल्यूज़ कर लीजिएगा इसको, सैम्पल्स के बजाय। सैम्पल डेफिनेशन में वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता, तो इसको आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़, सिग्नल की वैल्यूज़, CT सिग्नल की जो वैल्यूज़ हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए, टेकिंग वैल्यूज़ ऑफ CT सिग्नल्स एट डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट। तो मिसाल के तौर पर 10 चुनाचे
इफ एक्स ए ऑफ टी, ए फॉर एनालॉग, अगर हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल देखो कंटिन्यूअस है, छोटे ब्रैकेट से लिख रहे हैं, एक्स ए एनालॉग सिग्नल है, इज द इनपुट सिग्नल टू द सैम्पलर, देन उसकी आउटपुट क्या होगी, एक्स ए, क्योंकि नाम जो था एक्स ए वही रहेगा, लेकिन अब बड़े ब्रैकेट से आप लिख रहे हो तो इसका मतलब सिग्नल बन गया डिस्क्रीट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्स ऑफ एन लिखेंगे बजाय टी का इजाफा करने के, बजाय टी इज नथिंग बट दिस सैम्पलिंग इंटरवल। वो जो हमने फैसला कर लिया ना 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड के बाद सैंपल देना है, तो वो तो कांस्टेंट है, लिहाजा बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ शाबाश, ये एक बड़ी काम की चीज़ है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। ये जो ब्लॉक था ना पिछले पेज पर, मैं वापस जा रहा हूँ, ये जो सैम्पलर था यार, ये भी तो एक पूरा सिस्टम है, उसकी एक इनपुट है, उसकी एक आउटपुट है, आउटपुट जो है वो अपने इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसके मुताबिक आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो ये एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम होगा कैसा, उसकी ब्लॉक डायग्राम बड़ी सिंपल है, आपको देखकर भी धचका भी लगेगा और खुशी भी होगी कि यार इतना सिंपल। ये रहा, ये वो ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ नहीं, एक स्विच है जो टक से आकर इसके ऊपर से टच करता है और फिर वापस चला जाता है, ऑफ हो जाता है, यानी ये एक मरतबा आकर इसके साथ टच करेगा और फिर वापस अपनी इस पोजीशन पर चला जाएगा। आप सोचो, जब स्विच इस तरह ओपन हालत में है तो यहाँ आप एनालॉग सिग्नल कुछ भी देते रहें वो आउटपुट पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्विच जैसे ही आकर यहाँ टच करेगा, एक लम्हे के लिए, एक मोमेंटरीली आकर जब टच करेगा, तो जो वैल्यू भी आउटपुट पर माफ करना इनपुट पर होगी वो आउटपुट पर आ जाएगी। और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, जो डिस्क्रीट सिग्नल आपको आउटपुट पर मिलेगा वो होगा एक्स ए ऑफ टी, ये वाला जो हमने इनपुट पर दिया हुआ है, एट टाइम टी इज इक्वल टू एन टी। अब टी क्योंकि हमने फैसला कर ही लिया कि वो कांस्टेंट है, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 2 मिली सेकेंड वगैरह, तो बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम सिर्फ एक्स ऑफ एन लिख सकते हैं। और एन जब हम पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल एन यहाँ 12 है, एक्स ऑफ 12, तो क्या होगा, इट इज़ द nth सैंपल गिवन बाय दिस, तो एन की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एक्स ऑफ 2 का मतलब है सेकेंड सैंपल, एक्स ऑफ 3 का मतलब है थर्ड सैंपल, एक्स ऑफ 0 का मतलब है दी जीरोथ यानी सबसे पहला इनिशियल सैंपल, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं वो जो स्पेसिंग, ये जो टी था कैपिटल टी, दी स्पेसिंग टी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपल्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग इंटरवल। उसका प्रॉपर नेम तो सैम्पलिंग इंटरवल है, या उसको सैम्पलिंग पीरियड भी कहते हैं। तो सैम्पलिंग इंटरवल या सैम्पलिंग पीरियड की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए वाइवा में या इंटरव्यू में, तो क्या होता है, इट इज़ दी spacing between two consecutive samples when we perform sampling। ओके, ये जो आपने टी निकाला, इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल विल गिव यू दी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 ओवर टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड में नहीं, हर्ट्स में। ये रहा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एफ एस, एस फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 1 ओवर टाइम पीरियड। तो ये जो आपने टाइम कितनी देर के बाद ये टक से आकर इसके ऊपर टच करेगा इस कांटेक्ट को, वो उसका टाइम पीरियड है, और उसको इन्वर्स कर दे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। बस ये आखिरी हमारी स्लाइड है, ख़त्म करते हैं। एनालॉग सिग्नल, फर्स्ट करो ये मेरा वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल का छोटा सा पार्ट है, इसको जब आप सैम्पलर से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्नल ऐसा हो जाएगा। ये एक इन्वेलप है, सिर्फ नोट करने के लिए कि ये वाला सिग्नल हम इसको सैंपल कर रहे हैं, हमने टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर एक सैंपल लिया, ये वाली वैल्यू थी जो यहाँ थी, ये वाली वैल्यू हमने स्टोर कर ली, स्विच वापस चला गया, फिर टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद या 1 माइक्रो सेकेंड के बाद ये आकर इसने फिर इसको टच किया, एक मोमेंटरीली, एक लम्हे, उस लम्हे ये वाली वैल्यू थी इस फंक्शन की, वो रिकॉर्ड हो गई, फिर ये वापस चला गया, आकर फिर टच किया ज़रा सी देर के लिए, वो इस लम्हे ये वाली वैल्यू थी। इसी तरह ये टक 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 ये स्विच चलता रहा और हमारा ये कंटिन्यूअस सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सी टी सिग्नल है एक्स ए, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स ए ऑफ टी, ये वाले डॉटेड लाइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी सैम्पल वैल्यूज़ हैं, एक्स ऑफ एन, एन की जगह पर फॉर एग्जांपल 7 डालेंगे तो एक्स ऑफ 7 ये वाली वैल्यू है।
x की जगह पर आप 3 डालेंगे तो असल में हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना, गॉट इट। तो ये हमारे पास सिग्नल ct से dt में कन्वर्ट हो गया। और नहीं, ये वो स्लाइड है जहां हम अगली स्लाइड, अगली लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है 15 पर, और इंशाल्लाह स्लाइड नंबर 16 से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं, और कोई सवाल नहीं है तो ये आप लोगों की है अटेंडेंस जो मैंने कर ली डाउनलोड, और ये मैंने फ़िलहाल तो रखी डेस्कटॉप पर, ये आ गई। और मैं एक दफ़ा नज़र, मेरी आदत है मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये वो लोग हैं जिनकी अटेंडेंस का मैं ज़िम्मेदार हूँ। इन्होंने क्लास अटेंड की है, सबसे पहले सर ने, मेरे बाद जरिए अब्बास आए थे, और फिर जैन, और ये जिनका नाम इसमें एक दफ़ा भी अबे यार अब्दुल मोहित, तुम्हारा नेट तो बहुत ही ख़राब है यार, कितनी दफ़ा तुम्हें निकाल के बाहर फेंका इसने। खैर, जिसका नाम इसमें एक दफ़ा भी मौजूद है, इसका मतलब है कि उनकी अटेंडेंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। माज, तुम्हारा भी नेट बहुत ख़राब है बेटा। मुकर्रम, लो जी, शाहिद शाह महमूद साहब, तो यार नेट वेट अब सही करवा लो, क्योंकि अब आधी क्लास 50% अटेंडेंस के साथ आपने क्लास लेनी है, तो नेट अच्छा रखिए प्लीज़। तो कोई सवाल हो तो सर हाजिर है बेटा, नहीं तो ये हमने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दी।